बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के उस तफसीली फ़ैसले का पोस्टमार्टम करेंगे जिस शाहकार तफसीली फ़ैसले का पिछले 2 माह से बड़ी शिद्दत से, बड़ी बेताबी से और बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार किया जा रहा था। आज मखसूस नशिस्तों का जो अक्सरियती फ़ैसला 8 जज साहबान की जानिब से जारी किया गया है। 12 जुलाई को तो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फ़ैसला दिया था, लेकिन आज 70 दिनों के बाद 70 सफ़हात का ये तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। इस फ़ैसले के मंदरजात क्या हैं और ख़ास तौर पर जो 22 जुलाई को 8 जज साहबान ने अपना फ़ैसला दिया और वो मखसूस नशिस्तें जो लेने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पहले इलेक्शन कमीशन में गई थी, फिर पेशावर हाई कोर्ट गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से। लेकिन वो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी गईं, बल्कि उस सियासी जमात की झोली में मखसूस नशिस्तें डाल दी गई जो इन रिज़र्व सीटों को लेने से इनकार कर रही थी। कमरा अदालत में बार-बार पूछा गया कि तहरीक-ए-इंसाफ बताए कि क्यों ना ये मखसूस नशिस्तें आपको दे दी जाएँ, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और वकील सलमान अकरम राजा अदालत के बार-बार सवाल पूछने पे यही जवाब देते थे कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं चाहिए। लेकिन 12 जुलाई को जो फैसला दिया गया उसमें ये मखसूस नशिस्तें तहरीक-ए-इंसाफ को देने का हुक्म सादिर फरमाया गया और वह मुख्तसर फैसला था। आज उस मुख्तसर फैसले का तफसीली फैसला जारी किया गया है। इस तफसीली फैसले का पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से आज़ाद डिजिटल मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की आप नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है, हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आता है, तो इसे लाइक भी करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाज़रीन, इस 70 सफ़हात के जो इब्तदाई चंद सफ़हात हैं उसमें जज साहबान की तरफ से जैसा कि हम कहते हैं कि कोई एकेडमिक बहस की गई है या फिर आम ब्लंट ज़बान में हम कहते हैं कोई लेक्चर दिया गया है, तो पहले चंद सफ़हात में जमहूरियत क्या है, जमहूरियत के हवाले से जो है वो जज साहबान की तरफ से लिखा गया है कि जमहूरियत में अवाम का क्या किरदार होता है, इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार होता है, सियासी जमातों का क्या किरदार होता है। फैसले के नाज़रीन इब्तदाई सफ़हात में ये कहा गया है कि जो इलेक्शन अथॉरिटीज़ होती हैं, जो बॉडीज़ होती हैं, वो जमहूरी प्रोसेस की गारंटर्स होती हैं और जो इलेक्शन अथॉरिटीज़ हैं उनको अपना आइनी रोल अदा करना होता है ताकि तमाम जो सियासी जमातें हैं, सियासी तंजीमें हैं, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिल सके। अब लेवल प्लेइंग फील्ड का लफ्ज़ कौन इस्तेमाल करता था? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्तेमाल करती थी, लेकिन इस फैसले में भी ऐसी बात की गई है कि तमाम सियासी जमातों को यकसां मौके मिलने चाहिए। आगे चल के कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इंतज़ामी बॉडी नहीं बल्कि वो जो इंतखाबी डिग्निटी है और उसका जो है इलेक्शन कमीशन की इंतज़ामी बॉडी ने जो है उसको उसका गार्डियन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और सियासी जमातों के हवाले से इस फैसले में यह कहा गया है कि सियासी जमातें जो हैं वो जमहूरियत को मुस्तहकम करती हैं। अगर सियासी जमातें ना हों तो किसी भी मुल्क में जो जमहूरियत है वो लंबे अरसे तक जो है उसमें इस्तेहकाम नहीं आ सकता है। और आगे चल के कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो कि इलेक्शन बॉडी है जिसने इलेक्शन करवाना है और साफ शफाफ इलेक्शन करवाना है, अगर वो गलती करता है, कोई एरर करता है, मिस्टेक करता है, तो उसका जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके ऊपर बड़ा अफेक्ट पड़ता है। तो इन हालात में जो जुडिशियल इंटरवेंशन है, यानी जो अदालती मदाखलत है, वो लाजमी हो जाती है। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन। आगे चल के कहा गया है कि इस टास्क में ये जो इलेक्शन का प्रोसेस चलता है, लोग नॉमिनेशन पेपर अपने देते हैं, वोटर जो हैं अपना वोट कास्ट करते हैं, इसमें अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो अवाम की जो विल है उसको प्रिजर्व करे और जो इलेक्टोरल जस्टिस है, इलेक्टोरल जस्टिस के हवाले से कहा गया है कि ये इलेक्टोरल जस्टिस इसलिए होना ज़रूरी है कि इससे जो सियासी और जो इलेक्टोरल हकूक़ हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ होता है। और आगे चल के नाज़रीन कहा गया है कि ये जो अदालत में दलील दी गई कि आर्टिकल 185(3) यानी आर्टिकल 185(3) नाज़रीन ये है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, या इनके आर्टिकल 185(3) के तहत दायर की गई। इसमें वकला की जानिब से आर्गू किया गया कि आप 187 में नहीं जा सकते, इस अपील का जो स्कोप है वो महदूद है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह कोई जायदाद का मुकदमा नहीं, यह कोई दो अशखास के माबैन जो है मुकदमाबाजी नहीं, बल्कि ये इलेक्शन का मैटर है। और इलेक्शन का जो मामला होता है वो सियासी जमातों और सियासी जमातों के उम्मीदवारों और उसके साथ साथ जो वोटर्स होते हैं उनके बुनियादी हकूक के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है। उनके बुनियादी हकूक जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये मुकदमा कोई एडवर्सोरियल मुकदमाबाजी नहीं है इलेक्शन का जो मैटर है, बल्कि ये इनक्विजिटोरियल जो है ये एक नेचर का केस होता है जिसमें अदालत जो है वो देख सकती है इस मामले को डेप्थ में जाके। और आगे चल के नाज़रीन इसमें यह कहा गया है कि जो साफ शफाफ इंतखाबात के तकाजे होते हैं ये अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो जुडिशल मॉनिटरिंग उसके ऊपर है, विजिलेंट और जुडिशल मॉनिटरिंग जो है इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर अदलिया की रहे। अब आ जाते हैं नाज़रीन इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया क्या। ये तो मैंने आपको बताया ना कि जो एक लेक्चर होता है या एकेडमिक बहस होती है कि जमहूरियत क्या है, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, सियासी जमातों का पार्लिमानी निज़ाम में क्या रोल होता है, उसके बारे में बात की गई है। अब नाज़रीन फैसले पे आ जाते हैं। वैसे नाज़रीन पूरे फैसले में बज़ाहिर ऐसा लगा है कि जो 8 जज साहबान हैं उन पर जो 2 जजेस का जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का जो इख्तलाफी नोट था, 8 जज साहबान को बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उस इख्तलाफी नोट का फोबिया हुआ था, क्योंकि इस फैसले में जज साहबान ने इख्तलाफी नोट के हवाले से भी बात की है जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से तहरीर और फिर जारी किया गया था। इस फैसले में कहा गया है कि किसी भी सियासी जमात को उम्मीदवार खड़े करने से रोका नहीं जा सकता। अगर किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान ले लिया जाता है तब भी उसकी जो कानूनी हैसियत है वो अपनी जगह पे बरकरार रहती है। और आगे चल के कहा गया है कि 41 जो अरकान हैं उन्होंने अपनी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट यानी अपना एफिडेविट देना था, और पीटीआई के जो 39 अरकान थे उन्होंने तो अपने नॉमिनेशन पेपर में लिखा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। और आगे चल के इख्तलाफी नोट के हवाले से जो जज साहबान ने भड़ास निकाली है उसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि दोनों जज साहबान का जो इख्तलाफी नोट है उसमें मुनासिब जो है वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। साथ ही जजेस अपने साथी जो जजेस हैं उनकी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी राय पे कमेंट दे सकते हैं, लेकिन उसकी वजूहात भी बताना होती हैं। दोनों जजेस का यानी इख्तलाफी नोट लिखने वाले दोनों जजेस का जो अमल है उसमें ये लिखा गया 8 जजेस की तरफ से कि वो जज के मनसब के मुनाफी है, और जिस तरीके से इख्तलाफ किया गया वो सुप्रीम कोर्ट के जज की शाइस्तगी और तहम्मुल से कम है। दोनों जजेस का जो अमल है वो अदालत का जो एक अदालती जो कार्रवाई होती है और जो इंसाफ की फराहमी होती है का जो कोर्स होता है उसमें रुकावट पैदा करने के जो है वो मुतरादिफ है। और आगे चल के कहा गया है कि जजेस ने राय देते हुए इख्तलाफी नोट देते हुए अपनी हदूद से तजावज़ किया है। दोनों जजेस ने जो 80 अरकान थे जिनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने था उनको वार्निंग दी। अब वार्निंग नाज़रीन क्या दी थी? दरअसल उस इख्तलाफी नोट में दोनों जज साहबान ने यह लिखा था कि एक मरतबा कानून के मुताबिक आप एफिडेविट दे देते हैं, किसी सियासी जमात में चले जाते हैं, उसके बाद आप उस सियासी जमात से निकलकर दूसरी सियासी जमात में जा नहीं सकते। जब आप एक सियासी जमात में शामिल हो जाएं, दूसरी सियासी जमात में जाएंगे तो आप पे कानून का यानी आर्टिकल 63A का जो है वो इतलाक होगा। और आगे चल के कहा गया है कि इख्तलाफी नोट जिस तरीके से लिखा गया वो जेब नहीं देता था कि इस तरीके का इख्तलाफी नोट जो है वो लिखा जाता। इसके आगे चल के नाज़रीन ये कहा गया है कि पीटीआई की फरीक बनने की दरख्वास्त भी अदालत के सामने मौजूद थी। जब इंसाफ देना होता है तो जो अदलिया होती है, ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट है, वो तकनीती असूलों की पाबंद नहीं होती है। इलेक्शन एक्ट का जो रूल्स 94 है उसको कलअदम करार दिया गया, और ये कहा गया है कि जो आइन का आर्टिकल 51 और जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 106 है, ये रूल्स 94 आर्टिकल 51 और सेक्शन 106 से मुतसादम है, और एक सियासी जमात जिसको इंतखाबी निशान ना दिया गया हो उसको मखसूस नशिस्तें ना देना इजाफी सज़ा हो सकती है। और आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहा गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ था, वैसे नाज़रीन इस फैसले में इलेक्शन कमीशन को भी जिम्मेदार ठहराया गया है कि इलेक्शन कमीशन भी साफ शफाफ इलेक्शन कराना जो उसकी आईनी जिम्मेदारी थी वो आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हुआ है। क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ पंजाब की हद तक और वफाक की हद तक साफ शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हुआ है? केपीके की हद तक तो तहरीक इंसाफ का कोई एतराज़ नहीं, यानी तहरीक इंसाफ ने अपना जो केपीके में इलेक्शन हुआ, क्या वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाया था? इसी इलेक्शन कमीशन ने केपीके में इलेक्शन करवाया था, लेकिन वहां पे इलेक्शन ठीक है। लेकिन जो पंजाब और वफाक में हुआ वहां पे इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ। और आगे चल के जो पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन है उसके हवाले से भी कहा गया है कि
ये जो है वो क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लिहाजा हम इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्स नहीं करते हैं, इससे हम परहेज़ करते हैं। लेकिन ये कहा गया है कि जो रूल्स हैं, जो 94 रूल्स हैं, वो कोई आइन में नहीं दिया गया, वो कानून इलेक्शन एक्ट में नहीं दिया गया, ये इलेक्शन कमीशन ने बनाया। तो ये रूल जो है चूंकि मुतसादम है और बुनियादी हकूक की वायलेशन करता है, तो लिहाजा हम इसको कलअदम करार देते हैं। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन रूल्स की बात कर दी गई। रूल्स की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक 14 दिन में मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया, उस पर जो नजरसानी की दरखास्त नून लीग ने दायर की, वो कानून के मुताबिक 14 रोज में जो है वो लगनी थी, समाज के लिए फिक्स होनी थी। लेकिन 15 को वो दरखास्त आ जाती है, 18 को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होता है। लेकिन कानून को नहीं देखा जाता, बल्कि रूल्स को देख के ये कहा जाता है कि रूल्स के मुताबिक जजेस को छुट्टियां हो चुकी हैं, तो लिहाजा जजेस तो समर वेकेशन पे जाएंगे, जजेस तो नजरसानी की दरखास्त को नहीं सुनेंगे। तो वहां पर तो जब जजेस की छुट्टियों का मामला था, तो रूल्स को जो है वो बालातर रखा गया। यहां पर कहा जा रहा है कि रूल जो है वो जो है वो आइन और कानून का मुतबादल नहीं हो सकता, या उसका ओवरराइड इफेक्ट नहीं हो सकता। आगे चल के नाज़रीन कहा गया है कि यहां पर वैसे नाज़रीन इस पूरे फैसले में, जैसे कि इस तरह इस नोयत का जो अहम फैसला होता है, जज साहबान के इजाफी नोट भी आते हैं, लेकिन इस केस में किसी जज का अक्सरियती जो जजेस हैं उसमें से किसी जज ने कोई इजाफी नोट तहरीर नहीं किया है। और उसमें यह कहा गया है कि हम आर्टिकल 187 के तहत जो है ये रिलीफ फ्राहम कर रहे हैं। और जो पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील को मुस्तरद किया इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, क्योंकि उनके पास आर्टिकल 199 में महदूद अख्तियार था, लेकिन हम आर्टिकल 81 87 में कंप्लीट जस्टिस जो है वो करने जा रहे हैं। और ये इंसाफ देते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को देखते हुए हैंडीकैप नहीं है। और इस फैसले में नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन का एक अख्तियार है कि अगर वो उनके खिलाफ किसी फोरम पे फैसला आया है तो वो अपीलेट फोरम से रिव्यू कर सकते हैं। इस फैसले में यह भी करार दे दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी किस्म का राइट ऑफ अपील जो है वो नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के पास अपील दायर करने का किसी किस्म का लोकल स्टैंड आय नहीं है। और इसमें अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे कहानियां बयान की गई हैं, कहानियों के ऊपर इन्हिसार करके फैसला दिया गया, क्योंकि फैसले में लिखा गया जो सीटें 39 तहरीक इंसाफ की डिक्लेयर की गई, जो 41 जो है वो आजाद डिक्लेयर किए गए। सुप्रीम कोर्ट अपने अक्सरियती फैसले में यह कह रही है कि ये जो इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि जिसने 2018 के इलेक्शन में मरकज में हुकूमत बनाई, जिसने KPK में हुकूमत बनाई, जिसने पंजाब में हुकूमत बनाई, एक बड़ी सियासी जमात जो 3 हुकूमतों में रही, क्यों हमें यह जवाब नहीं मिला, हम इत्मीनान ये नहीं कर पाए कि ये इनके कैंडिडेट तहरीक इंसाफ से निकल के एक ऐसी सियासी जमात जिसका नाम तक नहीं सुना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती, उसके टिकट क्यों जमा करवा रहे थे। तो हालात को देखते हुए इस फैसले में जज साहबान ये लिख रहे हैं कि जो पब्लिक फंक्शनरीज के जो इकदामात थे और जो हालात थे बज़ाहिर, उसकी वजह से ये अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हालात की मर्जी से और पब्लिक फंक्शनरीज के इकदामात की वजह से ये तहरीक इंसाफ जो है वो नजरियाती में जा रहे थे। तो लिहाजा वो 39 अरकान रिटर्न कैंडिडेट जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में बज़ाहिर अगर PTI लिख दिया है, सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। लेकिन जो 41 आजाद अरकान हैं उनके हवाले से फैसले में यह कहा गया है कि उन्होंने तो अपना सर्टिफिकेट जमा करा दिया है, और एक मरतबा जब सर्टिफिकेट जमा करा दिया, जिस सियासी जमात में वो जा रहे हैं उसने उसकी तस्दीक भी कर दी, तो इसमें फिर किसी थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं रहता है। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि थर्ड पार्टी तो इलेक्शन कमीशन है। अगर कोई सर्टिफिकेट जमा होता है और एक सियासी जमात उसकी तस्दीक करती है, क्या इलेक्शन कमीशन इस बात का जायजा ना ले कि जो सर्टिफिकेट किसी पार्टी में शमूलियत का जमा करवाया गया है वो जेन्युइन है, उस पर किए गए दस्तखत जेन्युइन है, वो कहीं से दबाव के तहत तो नहीं दिया गया, अपनी विल के तहत दिया गया है, मर्जी से दिया गया है। क्या इलेक्शन कमीशन इस बात का जायजा लेने का अख्तियार नहीं लगता, बीइंग ए रेगुलेटर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, कि वो इसको भी देखे कि जिस सियासी जमात ने कंसेंट दी है कि हमारी सियासी जमात में शामिल होने का हम इसको वेलकम करते हैं, क्या उसका बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी ढांचा मौजूद है या इंतजामी ढांचा नहीं मौजूद। लेकिन बहरहाल नाज़रीन ये 70 सफ़ात का फैसला 70 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 70 के पहले 25 सफ़ात और आखिरी कोई 15 सफ़ात मैंने पढ़े हैं। मुझे तो नाज़रीन ऐसा लगता है कि इसमें कहानियां बयान की गई हैं और कहानियां बयान करके 70 सफ़ात जो है वो ज़ाया किए गए हैं। और ये जो नाज़रीन हम तनकीद कर रहे हैं, इस फैसले का पोस्टमार्टम कर रहे हैं,
ये इजाज़त देता है कानून कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्रिटिसाइज़ करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कमेंट करें, फेयर कमेंट करें, सवेर कमेंट करें, लेकिन हमने अपनी पूरी बात में किसी जज को निकाल के सिंगल आउट करके उसकी तज़दीक नहीं की, क्योंकि कानून किसी जज की तज़दीक करने की इजाज़त नहीं देता है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।